दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में एक शासनादेश जारी किया था। वो शासनादेश गन लाइसेंस के बनवाने के संबंध में था। उस शासनादेश में ये कहा था कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको गन लाइसेंस बनवाए जाने के लिए जो लाइसेंस जारी किया जाएगा उनमें उनका क्रम क्या होगा, किन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, फिर सेकंड नंबर पे दूसरे लोग हैं, फिर तीसरे लोग हैं। ऐसे 8 किस्म के लोगों को डिफाइन किया गया था। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि मैं पुलिस में हूँ या मैं नेवी में हूँ, आर्मी में हूँ, क्या मेरा लाइसेंस बन सकता है? मैं CISF में हूँ या मैं फला नौकरी कर रहा हूँ, मैं व्यापारी हूँ या मैं निशानेबाज हूँ, मैं खेल खेलता हूँ। तो दोस्तों आज मैं उस 8 कैटेगरी का वर्णन बताऊंगा और इन 8 कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो निश्चित ही आपका लाइसेंस बनेगा। आप बिल्कुल अपने दिमाग से भ्रम निकाल दें कि पैसा देना पड़ेगा, रिश्वत लगती है। अगर आपको नीड है, आप नीडफुल पर्सन हैं, तो आपका कानूनन क्यों लाइसेंस नहीं बनेगा, ये मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूँ। जो ये कानून बने हैं या कोई कानून बनते हैं, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे शासनादेश लगभग प्रत्येक प्रदेश की सरकारों ने जारी किए हैं। चूँकि रिट याचिकाएं हानेबल हाई कोर्ट में दाखिल हुई, उन हाई कोर्ट्स में जो याचिकाएं दाखिल हुई थी उनमें डायरेक्शन दिए गए कि एक कैटेगरी बना दी जाए कि किन लोगों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के काम आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि पहली कैटेगरी में कौन है। पहले तो चाहें तो आप ये शासनादेश डाउनलोड कर सकते हैं। शासनादेश का ही मैं नंबर बता दूं। शासनादेश संख्या 5 सन 2018 है और ये रिट हुई थी 100 छत्तीसगढ़ पुलिस 5/2018 और एक और रिट हुई है 401 आप 2012। इसमें गृह पुलिस अनुभाग लखनऊ को दिनांक 8/10/2018 को डायरेक्शन मिला था, जिसमें ये एक शासनादेश जारी हुआ था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था 2018 में, जिसमें वरीयता की श्रेणी दी हुई है। अब आज कंफर्म कर लेते हैं वो कौन से 8 लोग हैं किन लोगों को प्रथम वरीयता होगी। सबसे पहले हैं अपराध पीड़ित। अपराध पीड़ित का अर्थ है अगर कोई व्यक्ति विक्टिम है, पीड़ित है। अब पीड़ित कौन होता है? जैसे किसी व्यक्ति के घर में एक मर्डर हो जाता है तो उस जिसके घर में मर्डर हुआ है उसके पुत्र, पत्नी, माता, पिता, भाई, ये सभी लोग पीड़ित होते हैं। तो ऐसे अपराध से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको पहली प्राथमिकता दी गई है। अगर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो जब पुलिस थाने से रिपोर्ट लगाई जाती है, उस रिपोर्ट में, चूँकि एक वीडियो इससे पहले मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि पुलिस किस आधार पर रिपोर्ट लगाती है और क्या क्या लिखती है। उसी श्रेणी में 2 बातें और बढ़ाएंगे और बता दें आपको। चूँकि जब से भारत सरकार ने स्वच्छता अभियान शुरू किया है, स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, तब से शौचालय बने हैं। ये कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट लगाई जाती है उस रिपोर्ट में ये भी लिखा जाता है कि जो आवेदक है वो नियमित शौचालय का प्रयोग करता है, माने खुले में शौच करने नहीं जाते, ये भी लिखते हैं। और दूसरा ये भी लिखते हैं कि जो इस समय शासनादेश चल रहा है वर्तमान में, चूँकि प्रभावी है, तो इस शासनादेश में आवेदक किस श्रेणी में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 श्रेणियाँ हैं। तो पहली श्रेणी है अपराध से जो पीड़ित हैं, वो 1 नंबर पर रखे गए हैं। अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं। दोस्तों दूसरी कैटेगरी है वरासतन। माने अगर आप किसी ऐसे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो आपका ही कोई परिजन है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो जाने के बाद उस लाइसेंस को आप वरासत में प्राप्त करना चाहते हैं। आपके घर में नया आप लाइसेंस नहीं ले रहे हैं, जो हथियार आपके घर में था उस हथियार के लाइसेंस को वरासत में अपने नाम ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो आप सेकेंड कैटेगरी में आते हैं, द्वितीय श्रेणी में। तो जब भी पुलिस आपके पक्ष में रिपोर्ट लगाएगी तो लिखेगी, जो पहले वीडियो में मैंने सारी बातें बताई हैं कि आपके पास पक्का मकान है, पक्के मकान में शस्त्र रखने की जगह है, आपने जो पता दिया है आप उसी पते के निवासी हैं, आवेदक के पास कोई
मुकदमा नहीं है, अभियोग पंजीकृत नहीं है आवेदक का और आवेदक के परिजनों का। और ये भी आएगा कि आवेदक या आवेदक का कोई परिजन हिस्ट्री सीटर नहीं है। और ये भी आपकी रिपोर्ट लगेगी कि आपने किसी ग्राम सभा की ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं किया है। और ये भी लगेगी कि आपके ऊपर कोई राजस्व बकाया नहीं है, आप परिवार नियोजन का पालन करते हैं, आपने पालन किया है, आपके इतने बच्चे हैं। और इसमें ये भी लिखा जाएगा अगर आप व्यापारी हैं, इनकम टैक्स देते हैं, आपने कोई ऋण नहीं लिया है, ये सारी बातें लिखते हुए लिखेंगे कि आवेदक फला फला श्रेणी में पात्र व्यक्ति है। माने अगर सेकेंड वरासत में आपका आ रहा है तो आप द्वितीय श्रेणी में हैं। अब दोस्तों तृतीय श्रेणी है व्यापारी और उद्यमी। अब व्यापारी और उद्यमी कौन है? जो व्यक्ति व्यापार करते हैं। अब व्यापार का कैसे पहचानेंगे कि कौन व्यापारी है? आपके पास जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन हो, आप इनकम टैक्स पेड करते हो। चूँकि जब आप व्यापार करते हैं तो आप इनकम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप केवल जीएसटी नंबर लिए कुछ कमा नहीं रहे हैं, तो आप तो फिर बोझ हो रहे हैं ना अर्थव्यवस्था के ऊपर। आप कमा करके सरकार को कुछ दे रहे हैं, एक जागरूक नागरिक हैं, तो आप व्यापारी की श्रेणी में हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देना चाहिए पुलिस के पास कि साहब हम ये व्यापारी हैं और ये करते हैं। अगर आप उद्यमी हैं, अब उद्यम में क्या क्या आता है दोस्तों? किसान भी उद्यमी की श्रेणी में है, जो लोग खेती करते हैं, क्योंकि वो एक उद्यम ही तो है। वो उस उद्यम से कमाते हैं और टैक्स भी देते हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, जो डायरेक्ट नहीं दे रहे वो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो अगर आप किसान हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि हम इस तरीके से ये उद्यम चलाते हैं और इस तरीके से हमारी इनकम है। इस इनकम को इस चैनल से हम देश की सेवा में ही लगे हुए हैं, माने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। इनके प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करने होंगे। अगर आप किसान हैं तो किसान वही दीजिए, और जो भी आप अपना गेहूं, चावल, धान जो भी दे रहे हैं लेवी में या अन्य किसी माध्यम से वो दीजिए। आप अगर कोई टैक्स चुकाते हैं, कोई आपने कर चुकाया है, आपको किराएदारी से पैसा मिल रहा है, आपको और अपनी ऐसी पृष्ठभूमि बतानी है कि हम पात्र व्यक्ति की श्रेणी में हैं और तृतीय श्रेणी के हैं, तो आपको इस तृतीय श्रेणी में लिखा जाएगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। चौथा है, अगर आप कोई बैंक हैं या संस्थागत या कोई वित्तीय संस्था हैं। संस्थागत का मतलब होता है रेगुलर। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्राइवेट बैंक है और उस प्राइवेट बैंक से आप संबंधित हैं, क्योंकि वहाँ हमेशा खतरा बना रहता है कि कभी भी आपकी बैंक लूटी जा सकती है। कोई एनएफबीसी है या अन्य कोई ऐसी संस्था है जो कमर्शियल है, जिसे आप चलाते हैं या उसके एम्प्लॉई हैं या उससे आप संबंधित हैं, तो आप इस बात को वहाँ बताइए पुलिस को, और पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये बात लिखेगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति LIC का अभिकर्ता है और उसका एक प्रीमियम पॉइंट है, प्रीमियम का कलेक्शन सेंटर है, तो क्या आप इस वित्तीय संस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं? आपको एथराइज किया गया है, आप पैसे का कलेक्शन कर रहे हैं, आपके पास 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख की एक लिमिट है, पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा, वहाँ कोई खतरा हो सकता है, आपके साथ लूट हो सकती है, तो आपको इस विषय में बतानी चाहिए। जैसे आपके पास कोई जनसेवा केंद्र है या पैसे निकालने या जमा करने का कोई ऐसा लाइसेंस दिया गया है, आपके नाम से कोई ATM चल रहा है, चूँकि पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस बात को भी बताइए और आप चौथी श्रेणी में आ जाते हैं। और पांचवी श्रेणी में है कि विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मी, माने ऐसे लोग जो नौकरी में हैं और जो विभाग प्रवर्तन में हैं, इन्फोर्स कराते हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, जैसे पुलिस या बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो इन्फोर्समेंट कराती हैं, जैसे कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी या जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, नगर निगम हैं या नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायतें हैं, ग्राम सभाएं हैं, जैसे प्रधान हैं, प्रधान के सचिव हैं, और भी प्रधान से संबंधित नीचे के और छोटे छोटे जनप्रतिनिधि हैं, वो भी प्रवर्तन का कार्य ही करवाते हैं। इन्फोर्समेंट संस्थाएं जो भी हैं, जो भी इन्फोर्स माने ज़बरदस्ती कोई काम करवा सकती हैं, उनसे संबंधित लोगों के लाइसेंस पांचवी श्रेणी में रखे गए हैं। विभिन्न विभागों के ऐसे कर्मी के माने उनमें नौकरी करने वाले। तो दोस्तों ये बहुत वीडियो महत्वपूर्ण है और आप लोग चूँकि पूछते रहे इसलिए खोज के निकाली है बात आप लोगों को बताने के लिए। अगला है सैनिक, अर्धसैनिक और पुलिस बल के कर्मी। इसमें दोस्तों सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, मिलिट्री हो, CSF हो,
होम गार्ड हो, कोस्ट गार्ड हो, ये कोई भी जितने सब अर्धसैनिक, सैनिक और पुलिस के कर्मी हैं, पुलिस के 12 डिपार्टमेंट हैं, इसी तरीके से बहुत सारे विभाग हैं जिनके कर्मी इसमें आवेदन कर सकते हैं और उनको 6ठे नंबर पर वरीयता क्रम में रखा गया है। आराम से वो ये सारी रिपोर्टें तो लगेगी ही, साथ में उसमें यही केवल आएगा, यही लिखवाना है आपको कि हम 6ठी वरीयता क्रम में आते हैं। 7वां है MLA, MLC और MP। इन लोगों को चूँकि जान का खतरा रहता है, कभी भी कोई दुश्मन या कोई भी ऐसा व्यक्ति इनके साथ कोई धोखा कर सकता है, विश्वासघात कर सकता है, कभी कोई घटना हो सकती है, तो इन लोगों को जो MLA हैं, MP हैं या MLC हैं, इन लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए इनका जैसे ही रिपोर्ट में लिखा जाता है तुरंत इनका गन लाइसेंस इश्यू हो जाता है। दोस्तों 8वां है राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो निशानेबाज हैं उनको भी प्रायोरिटी दी गई है। 8वें और अंतिम प्रकार के ये लोग पात्र व्यक्ति हैं। अगर वो निशानेबाजी में अपना करियर बना रहे हैं और उस निशानेबाजी में वो राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर या इंटरनेशनल स्तर पर खेल रहे हैं तो उनको तुरंत लाइसेंस निर्गत कर दिया जाता है। दोस्तों अगर आप इन सब में किसी में हैं, वैसे मुझे लगता है अगर कोई जागरूक व्यक्ति है, थोड़ा पढ़ा लिखा है और अपने देश के बारे में उसके अंदर जज्बा है, इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ज़रूर अवश्य जुड़ा होगा। और अगर वो व्यक्ति ऐसा है तो वो बिल्कुल आराम से लाइसेंस का आवेदन करे और आवेदन करने के साथ ही अपनी ये रिपोर्ट लगवाए, निश्चित ही उसका लाइसेंस बनेगा। और अगर फिर भी जिलाधिकारी के यहाँ से कोई दिक्कत होती है तो इसी अधिसूचना से, जो शासनादेश से जो राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है, आप अपने यहाँ के उच्च न्यायालय से एक रिट याचिका दाखिल करके सीधे सीधे अपना लाइसेंस बनवाए जाने के लिए DM को डायरेक्शन करवा सकते हैं और उस डायरेक्शन के बाद आपका लाइसेंस बन जाएगा। और जैसे ही लाइसेंस बन जाए तो लाइसेंस के बाद में आपको गन लेने की प्रक्रिया है। जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ से आप जो गन लेना चाहते हैं या जो भी दुकान है, आपको लाइसेंस बनने के बाद एक डायरी बनती है, वही लाइसेंस होता है, उसमें लाइसेंस का नंबर लिखा होता है। इसके बाद आप उसको ले जा कर के वहाँ पर बुकिंग कराते हैं कि इतने दिनों बाद। वैसे दोस्तों रिवाल्वर हमारे यहाँ कानपुर में ही मिलता है, 2 गन फैक्ट्री हैं, दोनों में स्मॉल आर्म्स फैक्ट्रियाँ हैं। उनमें पहले DD बन जाता है और DD बनने के बाद वो लोग एक टाइम देते हैं और उसी टाइम पर आपको आना होता है। वहाँ एक छोटी सी आपको वो ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, गन चलाना भी सिखाते हैं, हवाई फायर वहाँ करवाते हैं। और इसके बाद आपको छोटी सी ट्रेनिंग के बाद वो आपको गन हैंड ओवर कर देते हैं। गन माने रिवाल्वर। राइफ़ल के लिए दूसरी जगह है, नासिक में है, और वैसी सिंगल बैरल या डबल बैरल SBBL के लिए तो किसी दुकान में संपर्क करना होगा, वहाँ से भी मिल जाती है। और अगर आपका कोई विरासत का मामला है तो आपको वो गन मिल ही जाएगी। तो दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इसी संबंध में कि गन लाइसेंस कैसे प्राप्त करें या गन लाइसेंस लेने में जो भी समस्याएं आती हैं उससे लगभग संबंधित सभी उसमें प्रश्न दिए हुए हैं, सबसे संबंधित वीडियोस दिए हुए हैं। दोस्तों अगर कोई भी शंका हो, शक हो, उसके समाधान के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बाकी अगर हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को अधिक से शेयर कर दें। धन्यवाद।